ठीक है। तो नॉर्मली हम स्टेट के मतलब मैटर के 3 स्टेट लेते हैं, वन इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। अभी तक हम जो पढ़े थे वो किसके बारे में पढ़े थे? गैस। और जो भी लॉस पढ़े थे, जो भी इक्वेशंस पढ़े थे, लास्ट वाला छोड़ दो, तो बाकी सभी के सभी इक्वेशंस जो थे वो आइडियल गैस के लिए थे। और आइडियल कंडीशन के हिसाब से हम लोग जाते हैं जिसमें नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस पार्टिकल और वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल विल बी नेग्लिजिबल कंपेयर टू टोटल। ये दो बातें। इफ मुझे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हीट देना पड़ेगा, और जैसे हीट देते हैं तो सॉलिड जो रहेगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में और हीट सप्लाई करते हैं तो लिक्विड जो रहेगा वो गैस में कन्वर्ट होगा। अब जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं मतलब बेसिकली फर्क कहाँ पे होता है? तो पहली बार इफ हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इस साइड में तो क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स विल इंक्रीज। सही है, हम इधर से इधर जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ेगा सही है। इफ हम वापस आते हैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया मतलब डिस्टेंस कम हो गया, मतलब हम लोग राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। तो जो लेफ्ट टू राइट के लिए पढ़े थे उसका उल्टा पढ़ेंगे हम लोग राइट टू लेफ्ट के लिए। तो जब गैस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इफ हम यहाँ पे आते हैं तो क्या होगा? फिर से उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। सही है। तो ये चेंज होता है हीट की वजह से, मतलब हीट को देंगे या तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर कम करेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विफिकेशन, तो लिक्विफेक्शन। बोलने के टाइम में तो लिक्विफिकेशन बोलते हैं, लेकिन लिक्विफिकेशन नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। उसका बेसिकली मीनिंग होता है लिक्विफेक्शन, जस्ट लाइक द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब सब्लिमेशन नहीं पूछा मैंने। लिक्विड में से सॉलिड, कंडेंसेशन गैस में से लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। सही है। गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। ये भी डिस्टिलेशन में पढ़ा होगा आपने, हाँ डिस्टिलेशन 10th स्टैंडर्ड में। तो डिस्टिलेशन में आता है, हम लोग ये पढ़ते हैं कि डिस्टिलेशन जब करते हैं तब हम लोग वेपर जो होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लिक्विफेक्शन। क्या बोलेंगे? लिक्विफेक्शन। अब हमारे पास अभी हमने जो पढ़ा था वो गैसियस स्टेट, अभी थोड़ा सा लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो गैसियस सब्सटेंस को लिक्विड सब्सटेंस में लेके आना है तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ऐसा होगा, इफ हम टेम्परेचर को कम करते हैं, अब देखो दो पॉसिबिलिटी, गैस के पार्टिकल्स और लिक्विड के पार्टिकल्स, किसका रैंडमनेस ज्यादा है? गैस के पार्टिकल्स का रैंडमनेस ज्यादा रहेगा। अब दो टाइप के पार्टिकल्स लेते हैं, दोनों गैसियस ही है। दो गैसियस पार्टिकल ऐसे हैं जिनके बीच में जिनका रैंडमनेस ज्यादा है, और दूसरे जो गैसियस पार्टिकल है उनके बीच का रैंडमनेस कम है। तो कौन से गैसियस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए? पहली कंडीशन ऐसी है कि दो गैसियस पार्टिकल है और दोनों गैसियस पार्टिकल का रैंडमनेस कम है, और दूसरे में दोनों गैसियस पार्टिकल का रैंडमनेस पहले के कंपेयर में ज्यादा है। तो किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा? जहाँ पे रैंडमनेस कम है या जहाँ पे रैंडमनेस ज्यादा है? रैंडमनेस ज्यादा होने का रीजन यही है कि दो पार्टिकल के बीच में क्या होना चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। इफ ये दो पार्टिकल है और दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है तो इनका मूवमेंट जो रहेगा वो फास्ट रहेगा, लेकिन इफ इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा? इनका जो मूवमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा? स्लो। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितना मूवमेंट फास्ट रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। अब इफ ये पार्टिकल ऐसे जॉइंट है जिसको हमने बोला सॉलिड स्टेट है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, लिक्विड बन गया, हमने और टेम्परेचर बढ़ा दिया, गैस बन गया। गैस का टेम्परेचर कम किए, लिक्विड का टेम्परेचर कम किया,
तो ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। इस कन्वर्जन को हम लोग टेम्परेचर को चेंज करके लिख सकते हैं कि टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। सही है। अब हमारे पास जो सब्सटेंस है वो गैसीय स्टेट में है, तो जैसे ही गैसीय स्टेट वालों का टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो गैसीय स्टेट और लिक्विड दोनों में से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ पे है? तो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा क्यों होता है, उसका रीजन नॉर्मली हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। सही है, क्लियर है ना? हाँ। इसका उल्टा टेम्परेचर को कम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो रैंडमनेस कम होगा, और रैंडमनेस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। सही है। तो पहले वो गैसीय स्टेट में था, उसका टेम्परेचर कम किया तो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो मॉलिक्यूल पास आएंगे दूर जाएंगे। तो गैस में पार्टिकल दूर थे, लिक्विड में पार्टिकल पास आ गए, और इस प्रकार से हमारे पास जो गैसीय सब्सटेंस था उसको हमने क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो उसको हम बोलेंगे लिक्विफैक्शन। तो लिक्विफैक्शन का मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, और इसके लिए हम लोग इस कंडीशन के हिसाब से जाएंगे। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे। ठीक है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे मान के चलिए कि हमारे पास CO2 है। नॉर्मल कंडीशन में CO2 कौन से स्टेट में होता है? गैसीय स्टेट में। तो अभी ये जो CO2 है ये गैसीय स्टेट में है, और अभी का हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर कंसीडर करते हैं, कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये CO2 जो है वो गैसीय स्टेट में है। इफ मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया CO2 का, और अभी यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाला CO2 कौन से स्टेट में रहेगा? गैसीय स्टेट में रहेगा। तो यहाँ पे भी CO2 जो है वो गैसीय स्टेट में। तो यहाँ से यहाँ पे आए तो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अब क्या हुआ, फिर से मुझे CO2 को स्टडी करना है, इसका स्टेट कौन सा रहेगा, और यहाँ पे मैंने टेम्परेचर बना दिया 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से यहाँ तक आते हैं। ठीक है। तो टेम्परेचर को बढ़ाया, कम किया, मतलब यहाँ पे मुझे टेम्परेचर, अभी भी यहाँ पे CO2 मुझे गैसीय स्टेट में मिल रहा है, यहाँ पे अभी भी मुझे CO2 गैसीय स्टेट में मिल रहा है। ठीक है। ठीक है। अब फिर से मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर को कम करते जाऊँगा। जब टेम्परेचर को कम करता हूँ तो मैं क्या सोच के टेम्परेचर को कम कर रहा हूँ कि टेम्परेचर को कम करेंगे तो जो पार्टिकल्स है उनका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, उनका रैंडमनेस कम हो जाएगा, और रैंडमनेस कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से गैसियस पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सोच के मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक इतना टेम्परेचर कम करने के बाद भी CO2 मुझे गैसियस स्टेट नहीं मिला। सही है। अभी फिर से मैंने टेम्परेचर कम किया CO2 का, और यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कंसीडर कर दिया 28 डिग्री सेल्सियस, और अभी भी CO2 मुझे गैसीय स्टेट में मिल रहा है। मतलब 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी CO2 जो रहेगा वो कौन से स्टेट में रहेगा? गैसीय स्टेट में रहेगा। ठीक है। अब फिर से टेम्परेचर कम किया CO2 का, और टेम्परेचर कम करने के बाद अभी मैंने कर दिया 27 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मुझे ये CO2 मिला लिक्विड स्टेट में। सही है। तो सबसे पहले CO2 लिक्विड स्टेट में कब मिला? तो यहाँ तक हमने देखा तो ये कौन से स्टेट में था? लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमको वो लिक्विड स्टेट में मिला। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमने टेम्परेचर को कम किया। तो जैसे हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर को कम करते हैं, तो टेम्परेचर कम करते गए 30, 28, तो भी गैसीय स्टेट में था। जैसे टेम्परेचर कितना हुआ 27, तो हमको CO2 कौन से स्टेट में मिला? तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैसीय CO2
लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, मतलब यहाँ पे इसका लिक्विफिकेशन हुआ, बोल सकते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर CO2 गैस का लिक्विफिकेशन हुआ, और जिस टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन होता है उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसका सिंबल होता है T और C। T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, C स्टैंड फॉर क्रिटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो रहेगा वो कितना रहेगा? 27। इफ टेम्परेचर 27 डिग्री से कम है तो कौन से स्टेट में आएगा? लिक्विड स्टेट में। कौन से स्टेट में आएगा? लिक्विड। और इफ टेम्परेचर 27 से ज्यादा है तो सही है, मतलब E को 27.1 भी है तो भी वो कौन से स्टेट में रहेगा? गैसीय स्टेट में। लेकिन E को 26.9 है तो कौन से स्टेट में रहेगा? लिक्विड। तो सबसे पहले जिस टेम्परेचर के ऊपर ये गैस लिक्विफाई होना शुरू कर देता है, लिक्विफिकेशन शुरू करता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। उसको बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। समझा नहीं समझा? तो इसको बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब देखो, इसमें टेक्स्ट को मिल जाएगी। द टेम्परेचर एट विच लिक्विफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स। अब किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विफिकेशन? When gas is converted into liquid, so that process is called as the liquefaction। समझा नहीं समझा? अब मैंने बोला मेरे पास दो गैस है, गैस X एंड गैस Y। अब ये दोनों गैसीय स्टेट में है तो उसको मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे उसको क्या बोलूंगा मैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो गैस X का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, और गैस Y जो है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। सही है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये कौन से स्टेट में रहेंगे? गैस। तो X जो है वो भी गैस है, Y जो रहेगा वो भी गैस है, लेकिन मुझे इनको लिक्विफाई करना है। तो ये कहाँ पे लिक्विफाई होगा? 30 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा है थोड़ा सा भी, वो 30 डिग्री से कम है तो सॉलिड नहीं बोलना, ठीक है। इफ टेम्परेचर 27 डिग्री से कम है, सॉरी 27 डिग्री से ज्यादा है तो, और 27 से कम रहेगा तो ये दोनों का क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है? X का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है और Y का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। 20 सेकंड का टाइम है, जब तक पूछूंगा नहीं कोई बोलेगा नहीं। क्वेश्चन ऐसा है, इन दोनों में से कौन इजीली लिक्विफाई होगा और क्यों? क्वेश्चन प्रॉपर्ली सुन लो। इन दोनों में से कौन सा गैस इजीली लिक्विफाई होगा और क्यों? 20 सेकंड शुरू हो गए, और बिना पूछे बोलना नहीं है, और आंसर रीजन के साथ होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? दोनों का क्रिटिकल टेम्परेचर बता दिया और ये पूछा इन दोनों में से कौन इजीली लिक्विफाई होगा और क्यों होगा। टाइम चल रहा है 20 सेकंड वाला। डन? इधर मिडल लास्ट थर्ड। इन दोनों में से कौन सा गैस इजीली लिक्विफाई होगा और क्यों? तो X वाला इजीली लिक्विफाई होगा पक्का। मिडल सेकंड बेंच X इजीली लिक्विफाई होगा। ओके बैठो, सभी बैठ जाओ, ठीक है।
तो एक का क्रिटिकल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का कितना है 26। अब रूम का टेम्परेचर मान के चलते 38 डिग्री सेल्सियस है रूम का टेम्परेचर, और इसी रूम के अंदर ये दोनों गैस प्रेजेंट है एक्स एंड वाई। तो रूम के अंदर एक्स एंड वाई दोनों प्रेजेंट है, और अब इन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एसी है, तो एसी से क्या करेंगे हम टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। अभी मैंने बोला टेम्परेचर कितना है रूम का 30, टेम्परेचर कम करके मैंने 36 किया। ये कौन से स्टेट में है? और ये भी अभी तक लिक्विफिकेशन नहीं हुआ। अब 36 से मैं डायरेक्टली 32 पे आता हूँ। ये वाला दोनों गैस में है, ओके। अब डायरेक्टली मैं 31 पे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ 30 पे। एक्स वाला जो रहेगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, मतलब ये 30 डिग्री पे क्या होगा, गैस से लिक्विड में आएगा। तो अभी ये मुझे कौन से स्टेट पे मिलेगा, और ये मतलब इसका इन दोनों में से किसका लिक्विफिकेशन इजीली हुआ, समझ में आ रहा है? तो हम ये बोल सकते हैं जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उसका लिक्विफिकेशन इजीली होगा, समझ रहे? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो लिक्विफाई इजीली होगा। तो कौन इजीली लिक्विफाई होगा, एक्स, और कौन नहीं होगा, नहीं समझा? समझा ना? तो दोनों में से कौन इजीली लिक्विफाई होगा ये हमको देखना पड़ेगा कि किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है और किसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है तो नहीं दिया है, यहाँ पे गैस है एक कंटेनर में, और यहाँ पे जो गैस है वो H2 गैस है, और यहाँ पे जो दूसरा है वो अमोनिया गैस है। ठीक है, इसमें n नंबर ऑफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, इसमें n नंबर ऑफ NH3 के मॉलिक्यूल्स है। क्वेश्चन वही है जो पहले था, विद सेम कंडीशन। आवाज नहीं आना चाहिए, 20 सेकंड का टाइम है, 20 मिनट का नहीं। H2 गैस और NH3 गैस, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने आपको नहीं बताया, जनरल कंसेप्ट के हिसाब से जाना है। इन दोनों में से कौन सा गैस इजीली लिक्विफाई होगा? देखो डायरेक्टली में क्वेश्चन आपको पूछ सकता था इन दोनों में से किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर और लिक्विफिकेशन दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो इजीली लिक्विफाई होगा। तो उसको इजी करने के लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ इन दोनों में से कौन इजीली लिक्विफाई होगा और क्यों होगा। क्वेश्चन समझा? इन एक कंटेनर में H2 गैस है, एक कंटेनर में अमोनिया का गैस है, दोनों में से कौन सा गैस नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से इजीली लिक्विफाई होगा और क्यों? टाइम शुरू हो गया। डन? कितने लोग रेज योर हैंड? कितने लोगों को आंसर मिल गया? ट्राई तो कर सकते हो ना। मिडल पक्का? पक्का? ओके बैठो। अब देखो गैसियस पार्टिकल को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है? एक कंटेनर में ऐसे गैसियस पार्टिकल है जिन गैसियस पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और दूसरा जो कंटेनर है उसमें गैसियस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो कौन से गैसियस पार्टिकल को पास लाना इजी होगा? जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है या जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, अब दो नए कंटेनर, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, दूसरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो कौन सा गैस इजीली लिक्विफाई होगा? जिसमें
ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, उसी फैक्टर को यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो H2 है, तो यहाँ पे H2 और H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे अमोनिया और अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना होगा। तो H2 पोलर है नॉन पोलर? नॉन पोलर है, तो ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है डाइपोल डाइपोल नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कौन सा है? H बॉन्डिंग। इन दोनों में से कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है? मतलब NH3 मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो NH3 के मॉलिक्यूल को पास लाने के लिए आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब वो इजीली लिक्विफाई होगा। तो ये उन्होंने क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं दिया है, तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता होना चाहिए, डाइपोल डाइपोल से लेकर आयन डाइपोल तक। ठीक है, अब यहाँ पे अमोनिया है और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मेरे पास HCl है गैसीय स्टेट में। तो HCl पोलर है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा रहेगा? डाइपोल डाइपोल। और यहाँ पे कौन सा रहेगा? समझ में आ रहा है? तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब ये इजीली लिक्विफाई नहीं होगा। अब इसको चेंज करके मैंने यहाँ पे CO2 गैस को लिया है। तो CO2 गैस जो है वो कैसा है? पोलर की नॉन पोलर? मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डाइपोल डाइपोल। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो इसका लिक्विफिकेशन इजीली नहीं होगा, इसका लिक्विफिकेशन इजीली होगा। मतलब मान के चल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सही है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताने का काम किया था ए ने, रियल गैस इक्वेशन में। ए जो होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्रेशर करेक्शन टर्म में। तो मान के चल सकते हैं जितना ए का वैल्यू ज्यादा है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसका लिक्विफिकेशन भी इजी होगा। समझा नहीं समझा? तो हम इसके हिसाब से जा सकते हैं। या तो ये वैल्यू दिया है, या तो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा है, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ के मतलब देके वो ए के बारे में पूछ सकते हैं कि आप बताओ इन दोनों में से किसका ए का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। वो ए के बारे में पूछ रहे मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। तो HCl में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन CO2 से ज्यादा रहेगा। समझा नहीं समझा? अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्या बोलेंगे? टेम्परेचर एट विच लिक्विफिकेशन। अब टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो प्रेशर भी चेंज होगा, और टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो जब हमने इस CO2 को लिक्विफाई करना शुरू किया तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विफाई हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक आया तो टेम्परेचर को डिक्रीज किया। तो इस टेम्परेचर के ऊपर, इस टेम्परेचर को क्या बोला था? क्रिटिकल। इस टेम्परेचर के ऊपर CO2 का जो प्रेशर रहेगा उस प्रेशर को बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। क्या बोला मैंने? जब ये लिक्विफाई हुआ तो ये जिस टेम्परेचर में वो लिक्विफाई हुआ था उस टेम्परेचर पे इस CO2 का जो प्रेशर रहेगा उस प्रेशर को बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर, और यहाँ पे जो वॉल्यूम रहेगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? तो तीन बातें हो गई, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। नहीं समझा? अब रही बात इसमें लिखने की, तो लिखना बोर्ड के ऊपर का एडिटिव नहीं है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए कुछ नहीं है, जो समझा है वो लिखना है। क्लियर है? 2 मिनट का टाइम आपके पास है। आवाज किसी का नहीं आएगा।
तो नहीं है, ये है। ए का मतलब होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है। इट इज अ रियल गैस कांस्टेंट। दो रियल गैस कांस्टेंट है ए और बी। ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है, बी साइज के बारे में बताता है, वॉल्यूम के बारे में। यहाँ पे मैंने जो भी डेफिनेशन आपको बताई है, चाहे वो लिक्विफिकेशन की हो, क्रिटिकल टेम्परेचर की हो, क्रिटिकल प्रेशर की हो, क्रिटिकल वॉल्यूम की हो, जो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं वो टेक्स्ट बुक के साथ एग्जैक्टली मैच होंगे, इसकी गारंटी 99% नहीं है। मेरा कोई डेफिनेशन रटा हुआ नहीं है, डेफिनेशन का मतलब समझा के दूंगा मैं, वो आपके लिए ज्यादा सही है। क्योंकि डेफिनेशन समझ में आती है तो उसको लिखना या बाद में उसको याद करना इजी होता है, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो, इसको आपको एग्जैक्ट लिखना है टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में, तो ठीक है। मेरा काम है आपको कंसेप्ट समझा के देना, लाइन टू लाइन पॉसिबल नहीं है। हो गया? इसके ऊपर टेक्स्ट बुक में बड़ा सा ग्राफ दिया है, ठीक है। उसका कुछ काम नहीं आएगा, जो काम की बात है वो नहीं दी है, पहले उसको देखते हैं, मतलब नीड के हिसाब से, ठीक है। तो इनके ऊपर नॉर्मली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जिनको बातें करना है बाहर जाके कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले के हिसाब से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। TC equals to 8A upon 27 RB, where R stands for gas constant and B is the real gas constant. PC critical pressure, A upon 27 into B square. Critical volume 3B. हाँ जी सर, ए और बी का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया ही होगा। हाँ, ए और बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया जाएगा।
सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन लिख लो दोनों। हाँ ये आंसर है। पहले दोनों क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व बाद में करना है। Calculate the critical temperature of a real gas for B. Critical pressure and value of B is given. और आपको critical temperature पूछा है। In first question, calculate the critical temperature and critical pressure for NO gas. NO नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नो गैस नहीं है। R 177 Kelvin and 64.5 atm respectively. Calculate A and B. Both are constant. और नीचे आंसर दिया हुआ है। अरे इरेज नहीं किया, पहले रोना शुरू करते हो लोग। आप रोना शुरू करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी क्लोज कर दो। अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। और ये टॉपिक आपके थ्रू समझना है मुझे, ठीक है। तो टॉपिक कॉपी टेक्स्ट को क्लोज करने के लिए बोला है। तो टॉपिक ऐसे है, हम गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो लिक्विड स्टेट है। तो एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि आज तक आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के बीच का पिछले डिफरेंस पूछा तो 7-8 पॉइंट तो ऐसे मिल जाते हैं, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सही है। विंडो सीट बोलो, गैस और लिक्विड के बीच में पहला डिफरेंस। रिपीट अगेन।
गैस आर कंप्रेसिबल और लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। ओके बैठो। जनरली ऐसा कहा जाता है कि गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल, पर मेरे हिसाब से लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता है क्योंकि उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली बात आती है कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से। तो गैस जो है ये मोर कंप्रेसिबल है, ये नहीं के बराबर है, या तो हम लोग लीस्ट कंप्रेसिबल कहते हैं। मैं तो इसको कंप्रेसिबल नहीं है यही मान के चलता हूँ, क्योंकि इन किसी लिक्विड का वॉल्यूम 1 लीटर है तो आप उसको फिर से कंप्रेस करके 1 लीटर से कम नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये कंप्रेसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा पॉइंट था। सेकंड बेंच बोलो, एक और पॉइंट डिफरेंस दोनों के बीच में। ओके, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लेस रहेगा, इसमें मोर रहेगा। ओके बैठो। Intermolecular forces, liquid has more and less. Repeat again. Intermolecular distance. इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ओके बैठो। तो बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, इसमें डिस्टेंस जो रहेगा वो मोर रहेगा, इसमें डिस्टेंस जो रहेगा वो लेस रहेगा। ठीक है, इधर लास्ट थर्ड आवाज दीजिए। हाँ जी, आपका नाम बोलिए, एक डिफरेंस। कम सुनाई देता है मुझे, आवाज थोड़ा ज्यादा नहीं सुनाई देता। इनफाइनाइट शेप, इनफाइनाइट शेप गैस का रहेगा और लिक्विड का नहीं रहेगा। ऐसा भी कुछ होता है? ओके कोई बात नहीं, कल से ध्यान देना है तो आके बैठना है, नहीं तो लेक्चर शुरू होने के पहले बाहर जाके बैठ सकते हो। लास्ट 3 डेज से मैं देख रहा हूँ, समझ में नहीं आता बाहर जाके बैठ तो खुद पढ़ो, पढ़ने से भी कुछ बात समझ में आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान नहीं देना है तो क्लास में बैठो तो ध्यान दो। आपका थर्ड डे है, कंटिन्यू आपका ऑब्जर्व करता हूँ। बैठो। 3 पॉइंट हो गए। एक में बोल सकते हैं हम लोग रैंडमनेस, इसमें रैंडमनेस मोर रहेगा, इसमें रैंडमनेस लेस रहेगा। अब एक बात डेंसिटी की देख सकते हैं, इसमें डेंसिटी जो रहेगा वो लेस रहेगा, इसमें डेंसिटी जो रहेगा वो मोर रहेगा। और डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन मोर रहेगा, इसमें लेस रहेगा। काइनेटिक एनर्जी, इसमें मोर रहेगी, इसमें लेस रहेगी। और शेप, मतलब इनका शेप जो रहेगा वो चेंज होगा, इनडेफिनाइट, इसका डेफिनाइट। वॉल्यूम ये कंप्लीटली ऑक्यूपाई करेगा, जितनी जगह मिलेगी बोला पूरी मेरी है, ये ऐसा नहीं बोलेगा, जितनी जगह लगती है उसको क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो एक वॉल्यूम हो गया, दूसरा शेप हो गया। और प्रेशर, इसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इसकी वजह से प्रेशर कम रहेगा। और इसे तो बोला ना डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत हो गए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये तो हो गया पढ़ के। अब बचा कौन सा, लिक्विड। तो लिक्विड के बारे में 10 पॉइंट आपको लिखने हैं, 10 तो ये लिखे हैं, नया कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना है लिखने के टाइम पे ऐसा नहीं लिखना है इट इज लीस्ट कॉम्प्लेक्स, इट इज मतलब ऐसा नहीं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, तो आपको जो भी पॉइंट लिखना है वो कंप्लीट लिखना है, आधा नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है? कितना टाइम? 2 मिनट।
कैलकुलेट करना जल्दी। दो चार पेज जोड़ दो पीछे, बता दो थोड़ी देर में, थोड़ी देर में बता दो। खुद का देखो पहले, समाज सेवा बाद में। जब खुद के खाने का ठिकाना नहीं और दूसरे को खाना खिला रहे हो। पहले का जमाना था, कर्म करो पुण्य मिलता है, कर्म करो खुद की जेब खाली होती है, तब बाद में लोन देना पड़ता है। हाँ, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा करेंगे उतना डेंसिटी कम हो जाएगा। नहीं, सीधा वो इवेपोरेट हो जाएगा। Compressibility, force of attraction, distance between the intermolecular, मतलब intermolecular distance, फिर randomness, फिर density, फिर rate of diffusion, फिर kinetic energy, फिर volume, shape and pressure. कंप्लीटेड? चलो टेक्स्ट बुक निकालो, इसको बंद कर दो।